सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। क्लास 10th की ये सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करी है। 2024 और 25 के हिसाब से लेक्चर सीरीज है ये। चैप्टर पहला 10th क्लास का बहुत बड़ा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन द यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसमें बहुत सारी कंट्रियाँ आती है। उन सबको दिखाया गया है कि राष्ट्रवाद किस तरीके से यूरोप के अंदर पैदा होता है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर आपको क्लास 10th में सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सारे चैप्टर आपको डिटेल वाइज मिलेंगे। चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी चाहिए, तो आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि उस ऐप के ऊपर आपको सारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में डिटेल में मिल जाता है। वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पहला पार्ट है ये, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए हम इस वीडियो को पार्ट में बनाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा काफ़ी आसानी से चीज़ों को समझ सके। तो अधिक जानकारी के लिए ऐप डाउनलोड करिएगा, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐप के ऊपर मिल जाती है। हमारा मानना ये है कि गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो पेड़ पे नहीं लगते, उन्हें बनाना पड़ता है मेहनत से, लगन से, उनके साथ जुड़े रहना पड़ता है, जब जाके कोई बच्चा अच्छा टॉप कर पाता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको टॉपर बनना है तो, क्योंकि सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। हम सब कुछ अपने टेलीग्राम अकाउंट पे या तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे छोटी अपडेट शेयर करते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। तो चैप्टर के अंदर मेन फोकस करा गया नेशनलिज्म के ऊपर। चैप्टर के अगर कंटेंट को समझने की कोशिश करें तो आप लोगों को मैं कंपेयर करूंगा ताकि आप लोग समझ सके कि नेशनलिज्म होता क्या है, और उसे प्रेजेंट टाइम से भी कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर बहुत स्वीट और सिंपल स्टाइल में अगर हम समझने की कोशिश करें कि नेशनल फ्लैग, नेशनल सिंबल, नेशनल एंथम, ये सारी चीज़ें किसी भी देश में राष्ट्रवाद को पैदा करने का एक कारण बन सकती है। और अगर आपको लिखना हो व्हाट इज नेशनलिज्म, तो आपको लिखना होगा इट इज बिलीफ सिस्टम विच इज इंस्टिल अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी अमंग द मेंबर ऑफ द नेशन। शरीर के अंदर ही इंसान के एक ऐसी सेंस पैदा हो जाए, देश के प्रति प्यार या प्रेम पैदा हो जाए, उसे सिंपल भाषा में नेशनलिज्म कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने इंडिया के अंदर माँ तुझे सलाम देखी होगी, तो माँ तुझे सलाम में आपने देखा होगा सनी देओल 28 गोलियां खा के भी तिरंगे झंडे को गिरने नहीं देता है। तो ये सेंस ऑफ क्या है? सेंस ऑफ नेशनलिज्म है। एक ऐसी फीलिंग डेवलप होना कि एक ऐसा जवान सिपाही जो -डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी भारत माँ की रक्षा कर रहा है, उस तिरंगे की रक्षा कर रहा है। तो ऐसा बिलीफ सिस्टम पैदा होना ही इंसान के शरीर के अंदर, तो आप कह सकते हो कि नेशनलिज्म कहलाता है। ये तो बहुत अच्छी और बहुत शॉर्ट तरीके से बता दी। पूरे चैप्टर के अंदर ना यही चीज़ घुमाने की कोशिश करी गई है कि किस तरीके से किसी व्यक्ति के लाइफ में नेशनलिज्म पैदा होता है, राष्ट्रवाद पैदा होता है, और उसकी वजह से पूरी कंट्री आज़ाद होती है। डेवलपमेंट के नाम पर ऑटोक्रेसी से डेमोक्रेसी आता है, और उन सबको बनाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। तो ये चीज़ है। एग्जाम्पल के लिए गुस्पी गैरीबाल्डी पहले बंदे थे जिन्होंने इटली को आज़ाद कराया। तो सोचिए, इन्होंने इटली के लाखों लोगों के दिल में ऐसा क्या पैदा कर दिया होगा, इट मीन्स नेशनलिज्म पैदा कर दिया होगा, जो इटली को आज़ाद करने के लिए निकल गए। आप जिस गांव या जिस क्षेत्र या जिस मोहल्ले में रहते हैं ना, मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, आप उन सभी लोगों को नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन ये एक ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने पूरी कंट्री के दिलों के अंदर ये ज्वाला पैदा करी नेशनलिज्म की, कि देश भैया आज़ाद कराना है। अब नाम देख सकते हैं, गुस्पी गैरीबाल्डी, जॉर्ज वाशिंगटन, हो चिन मिन, और हमारे बापूजी महात्मा गांधी। इन्होंने अमेरिका को, इन्होंने क्या कहते हैं आपके इटली को, इन्होंने वियतनाम को, और इन्होंने इंडिया को, इन सभी ने कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी चीज़ें दी लोगों को, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि देश एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया। ऐसे लोग धरती पे पैदा होते हैं और अपना नाम बना के चले जाते हैं। 8 बिलियन लोग हैं हमारे पूरे यूनिवर्स पे अभी प्रेजेंट टाइम पे, और उनमें से हम कुछ ही सिलेक्टेड लोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सिलेक्टेड लोग हैं, तो ऑफकोर्स इन्होंने कुछ तो किया होगा, इसलिए इनके बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे चैप्टर के अंदर। वीडियो देखो, ऑफकोर्स हिस्ट्री की है, तो बहुत बड़ी वीडियोस बनती है, क्योंकि हमें समझना ज़रूरी है हिस्ट्री को। तो यहाँ से कहानी शुरू हो रही है, और आप देख सकते हो एक फ्रेडरिक सरूई करके एक व्यक्ति है। इन्होंने एक फेमस आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट जो है वर्ल्ड के फेमस आर्टिस्ट है, जिन्होंने
उस टाइम पीरियड पर एक पेंटिंग बनाई थी और ये पेंटिंग आपको दिखाई दे रही होगी, आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ही वॉज अ फेमस आर्टिस्ट पेंटर प्रिपेयर्ड इन 1848। याद रखना ये टाइमलाइन पेपर के अंदर पूछ ली जाती है कि इन्होंने कब ये पेंटिंग बनाई थी। विजुअलाइज द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड कॉन्स्टेंट ऑफ डेमोक्रेटेड एंड द सोशल रिपब्लिक। मतलब ये ऐसी कंट्री को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कंटिन्यू डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं या रिपब्लिक की तरफ बढ़ रही है। तो हर एक देश का अपना खुद का फ्लैग है, हर एक देश का अपना खुद की कॉस्ट्यूम है। मैं कह रहा हूँ आप पिक्चर में देख सकते हैं। और ये जिस तरीके से यहाँ से पास आउट हो रही है इट मीन्स कोई देवी है या कोई देवता ऊपर दिखाई दे रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि देखो किस तरीके से हम लोग नेशनलिज्म प्राप्त करके अपने देश को आज़ाद कर रहे हैं। तो ये पेंटिंग है जिसमें से एक वर्ड है यूटोपियन वर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है यूटोपिया लिखा हुआ है ना, यूटोपिया। तो यूटोपिया से मुझे याद आया एक यूटोपिया मूवी भी है, आप ज़रूर देखिएगा। यूटोपिया इट मीन्स कल्पना आदर्श। कल्पना आदर्श का मतलब होता है एक ऐसे समाज की स्थापना करना या एक ऐसे देश की कल्पना या समाज की कल्पना करना जिसमें लगभग वो सारी चीज़ें सरोकार होना लगभग असंभव है। एग्जाम्पल के लिए मैं कह सकता हूँ कि इतने टाइम पीरियड से राजा का शासन था। राजा के शासन के टाइम पीरियड पे हमने सोचा भी नहीं होगा कि जनता को राइट्स मिलेगा या जनता राजा के खिलाफ खड़े होके अपने आप को आज़ादी की मांग की तरफ आगे लेके जाएगा, है ना। तो ये एक तरीके से उस टाइम पे एक ऐसी डेवलपमेंट या फीलिंग्स थी जो लोगों ने सोची भी नहीं थी। तो ऐसी कंडीशन को यूटोपिया कहते हैं, ठीक है। तो पेपर के अंदर एमसीक्यू के अंदर आता है दिस चैप्टर डील विद मेनी ऑफ इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय द शिरोई। ये चैप्टर आपको बताएगा कि उस पेंटिंग के अंदर जो पेंटर ने पूरी तरीके से डिफरेंट प्रॉब्लम को दिखाने की कोशिश करी है। इस पूरे चैप्टर में आप यही पढ़ोगे कि उस सारी चीज़ों के अंदर किस तरीके से जनता ने हल निकाले। इवन दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसिव थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन द 19th सेंचुरी इन द यूरोप। आपको ये चैप्टर ये भी बताने की कोशिश करेगा कि 19वीं शताब्दी के अंदर किस तरीके से देश में राष्ट्रवाद पैदा हुआ, किस तरीके से राष्ट्रवाद के बिहाफ पर राष्ट्र बनने की शुरुआत हुई, नई नई कंट्रियां बनी। तो उसके लिए आपको समझना क्या है, नेशनलिज्म क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। एक ऐसा सेंस डेवलप होना सोसाइटी में जिसके प्रति अपनी धरती माँ के प्रति इंसान को प्यार पैदा हो, वो नेशनलिज्म है। नेशन स्टेट वो होता है जो कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल और कहीं ना कहीं कल्चर बेस पे एक ही एथनिसिटी के जातीय के लोग रहते हो, वो नेशन स्टेट होता है। मॉडर्न स्टेट का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट टाइम के अंदर जो क्या कहते हैं स्पेशली जो जनसंख्या है वो ऐसे डेवलप हो जो सेंट्रलाइज्ड हो और अपने फैसले लेने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, वो आपका क्या कहते हैं मॉडर्न स्टेट होता है। एब्सोल्यूट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसमें जनता की ना चलते हुए किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की या ग्रुप ऑफ पीपल की चलती हो, उसे एब्सोल्यूट गवर्नमेंट कहते हैं। यानी कि वो जो हेड होगा वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। तो यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की शुरुआत सिर्फ इसी वजह से हुई क्योंकि हर जगह ऑटोक्रेसी था, हर जगह राजतंत्र था और जहाँ जहाँ पे राजतंत्र था वहाँ पे एब्सोल्यूट गवर्नमेंट सिस्टम था। आप उसे मोनार्की सिस्टम भी कह सकते हैं, आप उसे डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं, आप उसे ऑथराइजेशन भी कह सकते हैं। तो अलग अलग लेवल पे होती चीज़ें। अब यहाँ से चैप्टर शुरू है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर आपने क्लास 9th में पढ़ा था। क्लास 9th में समझाया गया था किस तरीके से 14 जुलाई 1789 के दिन राजा को मार दिया जाता है और जनता क्रांति कर देती है। 14 जुलाई 1789 के दिन ये वही दिन है, ये वही वाला किला है जहां पर राजा के बेस्टाइल किले पे जनता अटैक कर देती है। एक जैकोबिन क्लब का एक मेंबर था, आपको याद होगा जैकोबिन क्लब जो राजा को फांसी के तख्ते तक लेके जाता है। जैकोबिन क्लब के एक बंदे ने एक पंचांग बनाया था, पंचांग समझते हैं, कैलेंडर बनाया था। उस कैलेंडर के अंदर इस पिक्चर का इस्तेमाल करा गया था और फ्रेंच के लोगों ने जब बेस्टाइल के ऊपर अटैक करा था तो वहाँ पे कैसेल करके जर्मन का एक कैसेल प्रांत था, स्टेट था, जिसमें ये चित्र बनाया गया था और ये कहा था कि आज़ादी आपकी मुट्ठी में है, आप इसे ले लो, इसे प्राप्त कर लो। इसका कहने का सेंस का मतलब समझ रहे हो, देश के अंदर नेशनलिज्म की शुरुआत हो चुकी थी और इसीलिए जो जनता कभी राजा से फालतू नहीं बोलती थी वही राजा आज राजा के महल बेस्टाइल के ऊपर अटैक करती है, राजा को किडनैप कर लेती है, राजा को मतलब फांसी तक चढ़ा देती है। तो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों अगर आपको याद हो 9th क्लास से ही चैप्टर शुरू होगा और जैसे ही चैप्टर शुरू होगा तो उसके थ्रू आप बेसिक चीज़ें समझना चालू करेंगे।
शुरुआत यहाँ से होती है। पहली बार 1789 के अंदर यहाँ पर क्रांति हुई थी। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति से पहले, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, भाई सभी को पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसकी वजह से दुनिया में सारे रेवोल्यूशन हुए और दुनिया में सारे देश फिर धीरे धीरे डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ने लग गए। लेकिन फैक्ट बात पता है क्या है, फ्रांस से पहले अमेरिका के अंदर भी रेवोल्यूशन हो चुका था। अमेरिकन रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले हुआ था। लेकिन आपको पता है इसकी डेट क्या है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसकी डेट क्या है। और अमेरिका रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन से ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, लेकिन फ्रेंच ज़रूर फेमस हुआ, क्योंकि फ्रेंच में रेवोल्यूशन होने की वजह से पूरे यूरोप में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्लियर हो चुका था कि जनता जो है नेशनलिज्म की तरफ आगे बढ़ रही है। जनता चाहती है कि मोनार्की सिस्टम खत्म होके डेमोक्रेसी सिस्टम आए, यानी कि राजशाही तंत्र खत्म होके लोकतंत्र यहाँ पे आए। इसके लिए इन्होंने क्या करा दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले इन लोगों ने मदरलैंड, इट मीन्स अपने फादरलैंड या मदरलैंड यानी कि धरती को माँ माना और अपने आप को इस देश का निवासी बोला। इसीलिए उन लोगों ने 1979 में एब्सोल्यूट मोनार्की को खत्म करके डेमोक्रेसी लेके आए। इन लोगों ने नेशनल फ्लैग बनाया, एक रॉयल स्टैंडर्ड बनाया। रॉयल स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया, वेटिंग का और पैसों का स्टैंडर्ड सिस्टम इन लोगों ने बनाया। इवन ये पहले व्यक्ति बने जिन्होंने राजा के टाइम पीरियड पर नेशनल असेंबली बनाई गई थी। लेकिन इन लोगों ने स्टेट जनरल को कन्वर्ट करके नेशनल असेंबली बनाया, नेशनल असेंबली को कन्वर्ट करके नेशनल कन्वेंशन बनाया। जिस बच्चे ने मेरी क्लास 9th की सीरीज देखी होगी ना, उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बहुत डीपली पता होगा। अब क्योंकि 10th क्लास का हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें फ्रांस की क्रांति को थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद हमें समझ में आएगा कि फ्रांस की क्रांति होने के बाद किस तरीके से यूरोप के दूसरे हिस्से में क्रांति फैली। इसलिए मटरनिक बोलते हैं कि भैया जब फ्रांस को जुकाम होता है तो पूरे यूरोप, मतलब जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को जुकाम होता है। तो ये बहुत बड़ा मीनिंग था इसका। दूसरा, इन लोगों ने पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश करा पहली बार फ्रांस के अंदर। राजा के टाइम पीरियड में तो स्टेट जनरल होते थे और तीनों लोग टैक्स नहीं देते थे, सिर्फ थर्ड कैटेगरी टैक्स देती थी। ये प्रॉब्लम आपको पता है। तो ये सारा कुछ क्रांति के टाइम पीरियड में हुआ। 1789 से लेके 1794 तक मैं कह सकता हूँ 5 साल का बदलाव पूरी फ्रांस की क्रांति के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इवन इन लोगों ने उसी टाइम पीरियड पे नेशनल सिंबल बनाया, उसके बाद शहीदों को याद करा, फ्रेंच लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज बन गई फ्रांस की पूरी तरीके से। इन लोगों ने यूनिफॉर्म लॉ बनाए, ऑफ कोर्स आपको पता होगा, जैसे सिविल कोड बोलते हैं नेपोलियन वाला, वो इन लोगों ने बनाया। एंड देन उसके बाद जो इनके देश के अंदर इंटरनल कस्टम ड्यूटी थी, जैसे कि कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ जाके व्यापार करता था तो उसके बीच में जो कस्टम ड्यूटी होती है, जिसे हम सीमा शुल्क कहते हैं, वो भी इन लोगों ने ख़त्म करा। इवन इस टाइम पीरियड पे नेपोलियन से पहले स्लेवरी सिस्टम खत्म हो गया था, गुलामी प्रथा भी खत्म हो गई थी। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इन लोगों ने काफ़ी कुछ करा। अच्छा, अब एक दौर आया था कि जिस समय फ्रांस में राजा को लग गया था कि भैया मेरा सत्ता लंबा समय तक नहीं चलेगा, तो उसने पर्शिया, ऑस्ट्रेलिया और आसपास की कंट्री से मतलब उनकी हेल्प लेने की कोशिश करी। ऐसे में फ्रांस युद्ध में कूद जाता है और आप देख सकते हैं फ्रांसीसी सेनाएं 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्कॉटलैंड, इटली ऐसी जगहों पे अटैक कर देते हैं। और ऑफ कोर्स अपने देश को आज़ाद करने के लिए तो भाई कुछ भी करेंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो विद इन द वाइड स्पेट ऑफ टेरिटरी दैट कम्स अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट द इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ रिफॉर्म दैट हैड बीन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन द फ्रांस। अब जैसे ही ये इलाके 1790 के अंदर अटैक करे जाते हैं, 1801 के अंदर नेपोलियन और टेरिटरीज को बढ़ाता है और जो फ्रांस के अंदर लॉ पास हो रखे थे वही लॉ दूसरे स्टेट में पास हो जाते हैं। भाई कोई भी राजा करेगा ऐसा। अगर एक राजा किसी एक टेरिटरी के अंदर रहता है और उसने मान लो दूसरी टेरिटरी को कब्जा लिया तो सेम लॉ वहाँ पे पास हो जाएंगे। तो सोचिए जहाँ पर राजतंत्र था, डेमोक्रेसी आ गया, तो दूसरे स्टेट के अंदर क्या डेमोक्रेसी नहीं आएगी? ऑफ कोर्स आएगी। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। ये क्या है? ये एक चीज़ दिखा रहा है कि किस तरीके से फ्रांस जो है वो दूसरी जगहों पे जाता है, जगहों को कैप्चर करता है और उन लोगों को स्वतंत्रता देता है। हालांकि ये मैप दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से फ्रांसीसी लोग जो हैं वो आज़ादी और समानता के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन हर किसी को इस तरीके की आज़ादी और स्वतंत्रता नहीं चाहिए थी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो हम जब डिटेल में चैप्टर के जाएंगे तो हमें समझ में आएगा। अब यहाँ पे जैसे ही नेपोलियन पावर में आता है तो नेपोलियन भी
अपने लेवल पे नई नई चीज़ें करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के लिए पहला चांसलर बनता है 1804 में, नेपोलियन कोड आता है, उसके ब्याह पे सारे प्रिविलेजेस खत्म, राइट टू प्रॉपर्टी सिटीजन्स को दिया गया, फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा करा गया, कस्टम ड्यूटीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। ये सब जनता के लिए अच्छा था, जो फ्रांस के अंदर रह रही थी वो भी, और जो नेपोलियन के टाइम पीरियड पे नेपोलियन ने जिन इलाकों को कैप्चर करा, होलैंड, बेल्जियम, इटली के कुछ प्लेसेस, उन जगहों पे भी इन चीज़ों को लागू कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जब फ्रांस के अंदर लागू हुई और फ्रांस के द्वारा नेपोलियन ने जिन इलाकों को कैप्चर करा था उन जगहों पे लागू हुई, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल फैक्ट होती है कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को जुकाम होता है। कहने का सेंस यही है कि फ्रांस में जो आइडियोलॉजी चल रही है और जिन जगहों को फ्रांस कैप्चर करेगा उन जगहों पे भी आइडियोलॉजी को लागू कर देगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं राइनलैंड का डाकिया लपाइसिंग से आते हुए सब कुछ गवा देता है। तो ये एग्जाम्पल के लिए क्या है, यहाँ नेपोलियन 1813 के अंदर एक जगह है, लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिया के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले से गिरती हर चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे जिन्हें अब वह हार चुका है। एग्जाम्पल के लिए तो खैर बैटल वाला सीन था, तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से फ्रांस जो है ये आइडियोलॉजी को दूसरी जगहों पे पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जहां जहां पर ये आइडियोलॉजी गई थी वहां पे किसानों को, छोटे छोटे बिजनेसमैन को, छोटे छोटे आर्टिशंस को, वर्कर्स को, इनको बड़ा फायदा हो रहा था। क्यों? क्योंकि याद होगा आप लोगों को कि 3 कैटेगरी थी, क्लर्जी, नोबिलिटी और नॉर्मल क्लास। और नॉर्मल क्लास को ही 2 टाइप का टैक्स देना पड़ता था, टीथ और टेली नाम का। और जैसे ही ये रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ, और जिन इलाकों के अंदर ये सिस्टम नहीं था और नेपोलियन के आने की वजह से हो गया, तो उसकी वजह से यहाँ पे नॉर्मल क्लास को तो फायदा हो गई होगा, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम खत्म हो चुका है। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जिन इलाकों के ऊपर नेपोलियन ने कैप्चर करा था उन इलाकों के अंदर हर एक जनता का अलग अलग मिस रिएक्शन हो सकता है, मिक्स रिएक्शन, क्योंकि हर किसी को ये पसंद नहीं था। क्लर्जी को पसंद नहीं था, नोबिलिटी को पसंद नहीं था, पर नॉर्मल क्लास को तो पसंद आ रहा था। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं होलैंड, स्विट्जरलैंड और ऐसी ब्रुसेल्स, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि फ्रांस की आर्मी का लोगों ने वेलकम भी करा और फ्रांस की आर्मी का लोगों ने विरोध भी करा। तो नेपोलियन जहाँ जहाँ गया वहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से जो मिलिट्री सिस्टम है उसे मैंडेटरी कर दिया। सभी लोगों के ऊपर ये कहा गया कि आप पे सेंसरशिप लगाया जाएगा। सभी लोगों को टैक्स के अंदर डाला कि भाई तीनों कैटेगरी के लोग टैक्स देंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि आज से पहले किसी राजा ने सेंसरशिप नहीं लगाया। सेंसरशिप कहने का मतलब ये है कि ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी चलेगी, राजा की चलेगी। अब यहाँ पे नेपोलियन एब्सोल्यूट किंग नहीं है, डेमोक्रेसी को मान तो रहा है, लेकिन राजा के खिलाफ कोई कुछ गलत बोलता है या गलत लिखता है तो राजा उस पर, यानी कि नेपोलियन उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। दूसरी बात, टैक्स सभी को बराबर कर दिया, जो ऑफकोर्स होना चाहिए, जो कुछ कुछ लोगों को पसंद भी आ रहा था। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। अब आप समझेंगे कि किस तरीके से नेपोलियन के लोग दुश्मन बनते हैं, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी थी कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और नेपोलियन इस चीज़ को लेके आया था, और उसकी वजह से यूरोप के उन्हीं हिस्सों में ये डेमोक्रेसी जा रही थी जहाँ जहाँ पे नेपोलियन अपने शासन को चला रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आगे देखने की कोशिश करते हैं कि अब दूसरे हिस्से में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ ऐप पे जरूर जुड़ेगा, डाउनलोड करिएगा हमारा ऐप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लास्ट तक देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज इट इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।